प्रिय छात्रों, कल हम उच्चारण स्थान का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, आज मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ 2 मिनट। जैसे पहला सूत्र हमने लिखा था, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का मतलब ए या आ दोनों हो गए, कु का मतलब कैवर्ग हो गया, और विसर्जनीय का मतलब हो गया विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला है इचु यसा नाम तालु, यानी इचु यसा नाम एक सूत्र है। इसमें ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई दोनों हो गए। चू का मतलब यहाँ चैवर्ग हो गया, चैवर्ग में 5 वर्ण है, ये हो गया और ये पहला स हो गया। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। ठीक है, फिर है रीटू रसाणा मूर्धा। क्या है? रीटू रसाणा में मूर्धा। री का मतलब छोटी री और बड़ी री। टू का मतलब टैवर्ग, टैवर्ग में टे ठे डे ढेने 5 वर्ण और रे आ गया और मूर्धन्य से आ गया। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। मूर्धा कल मैंने बताया था, ऊपर के दांतों के अंदर के जो मसूड़े होते हैं उनको कहा जाता है मूर्धा। मूर्धा उच्चारण स्थान क्यों बताया गया है? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? मूर्धा को। ऊपर भी मैंने बताया था, इचु ऐसा नाम तालु, तालव्य वर्ण क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, चैवर का वर्ण ये और इससे, तब हमारी जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। ऊपर वाला भी ये देखो, जैसे ए आ कैवर्ग विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ हैं वो गूंजते हैं। क्या करते हैं? गूंजते हैं। फिर हम देखेंगे चौथा सूत्र है लृ तुलसाना में दंता। लृ तुलसानाम दंता का मतलब लृ का मतलब लृ हो गया, लृ एक ही होती है लघु। तू का मतलब तैवर्ग, तैवर्ग में 5 वर्ण, ल और ये स, दंत्य स। इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? दांतों को स्पर्श करती है। फिर 5वां सूत्र है उपद्यमानिया नाम ओष्ठौ। ऊ का मतलब हो गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर पू का मतलब हो गया पैवर्ग के 5 वर्ण, और उपदमानीय ध्वनि होती है पै और फै की, इस तरीके से उनको लिखा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ का मतलब ये हो गया कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों होठ हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं। दोनों होठ आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। फिर है छठा सूत्र, ये में गणना नाम नासिका। जैसे ये, मैं, अंग, ण और न, 5 वर्गों के 5वां वर्ण जो है उनको कहा जाता है पंचम वर्ण। पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होती है। क्या होती है? नासिका। अगर आपको सम्मिलित रूप से जैसे पूछ लिया जाए कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? अब कै वर्ग में ही अंग मिलेगा आपको। अंग का स्पेशल उच्चारण पूछ लिया जाए तो हम लिखेंगे नासिका। क्या लिखेंगे? नासिका। अब ये कै वर्ग का ही वर्ण है, लेकिन स्पेशल पूछा गया अंग के लिए, तब हम लिखेंगे नासिका। पूरे वर्ग का पूछा जाए तो हम लिखेंगे कंठ। ठीक है, ये हो गया छठा सूत्र। आगे है 7वां, नासिका अनुस्वारस्य। इसका मतलब हो गया अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होती है, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण करते समय हमारी नाक गूंजती है, तो नाक से ध्वनि निकलती है, इसको नासिका वर्ण कहा जाता है। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य, वकार का मतलब होता है व। क्या होता है? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। क्यों? क्योंकि व का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है और साथ में दोनों होठ भी स्पर्श करते हैं, तो 2 हो गया दंतोष्ठ। फिर है आगे 9वां सूत्र, एदयितो है कंठ तालु। एदयितो का हमने विच्छेद किया तो एत प्लस ऐत। एत का मतलब होता है ए, ऐत का मतलब होता है ऐ। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क्यों होता है? 2 उच्चारण स्थान एक साथ क्यों है? क्योंकि ये ए और ऐ 2 स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे ए प्लस ई से मिलके बनता है ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, और ए का सम्मिलित रूप से बोला जाएगा कंठ तालु। क्या बोला जाएगा? कंठ तालु। फिर ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ए का पहले से ही कंठ तालु है, तो कॉमन ये हो गया ऐ का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा? कंठ तालु। ठीक है, फिर आगे है 10वां सूत्र, ओदौतो है कंठोष्ठम। यहाँ ओत प्लस औत, ये इनका हमने विच्छेद किया,
विच्छेद किया तो हमें मिला ओत का मतलब हो गया ओ, औत का मतलब हो गया औ। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। इसमें भी कंठ और ओष्ठ दो सम्मिलित रूप से बताए गए हैं। कंठ और ओष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये और औ भी दो स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे ए प्लस ऊ से मिलके बना ओ। ए का उच्चारण होता है कंठ, उच्चारण स्थान कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। दोनों का मिलके हो गया कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। ठीक है। फिर ए प्लस ओ यहाँ आ गया तो ये कॉमन दोनों का, और औ का क्या उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। ठीक है। एक बार हम इसको शॉर्टकट में एक सारणी के द्वारा भी अभी लिखेंगे, फिर उस सारणी के द्वारा हमें समझेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी लिखूंगा मैं आगे, और वो क्वेश्चन आपको समझने हैं कि उत्तर कैसे पूछा जाएगा और कैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और उत्तर हमें कैसे देना है। तो ये वो सारणी है। यहाँ हमें लिखना है उच्चारण स्थान है, यहाँ हमें लिखने व्यंजन है, यहाँ लिखने है स्वर। यहाँ जो व्यंजन है वो आ जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या है वो अलग अलग लिख लिया जाएगा। यहाँ पर स्वर आ जाएंगे, कौन से स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान है उसके सामने हमें लिख देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम उच्चारण स्थान अपने कर्म से देखेंगे। सबसे पहले कर्म है कंठ। ठीक है। कंठ सबको पता ही कहाँ है। अब कंठ से थोड़ा ऊपर चलेंगे, मुख के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा तालु। ठीक है। तालु के बाद कर्म आता है। ऊपर से तालु के होते हुए हम नीचे की ओर आएंगे तो अंदर ऊपर के जो दांत है हमारे, उसके अंदर के जो मसूड़े हैं उनको कहा जाता है मूर्धा। मूर्धा आ गया। मूर्धा के बाद में पास में ही है दंत, तो दांत हो गए। दांत के बाद में बाहर निकलेंगे तो हमें मिलेंगे ओष्ठ। ओष्ठ हो गया। पांचों का कर्म है कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। पांचों का कर्म है। तो उसी प्रकार से हम लिख देंगे कंठ। कैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। टैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और तैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और पैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है। इनका भी कर्म हो गया और उच्चारण स्थान का भी कर्म हो गया। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप कर्म से याद रख लेंगे। फिर बात आती है नासिका की। किसकी आती है? नासिका का मतलब ये हो गया कि इन पांचों वर्गों के वर्ण हैं उनको मैं कर्म से लिख देता हूँ। कै वर्ग का पंचवर्ण होता है अंग। क्या होता है? अंग। चै वर्ग का होता है ये। टै वर्ग का होता है अण। तै वर्ग का होता है न। पै वर्ग का होता है मैं। ठीक है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। स्पेशल अलग से पूछा जाए तो नासिका, सम्मिलित रूप से वर्ग का पूछा जाए तो वर्ग के हिसाब से बताना होगा। ठीक है। फिर आगे आ गया दंतोष्ठ। क्या आ गया? दंतोष्ठ में क्या आएगा? स्वर आएंगे। कंठ तालु में क्या आएगा? नहीं सॉरी, दंतोष्ठ में आएगा व। क्या आएगा? व। ठीक है। अब हमने पढ़ा था पहला सूत्र, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए कु कैवर्ग, और एक बताया था मैंने है। क्या बताया था? है का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था ईचु यसा नाम तालु। ई का मतलब आगे लिख देंगे हमें स्वर। ईचु, चू का मतलब चैवर्ग, यसा नाम ये हो गया, और कोमा सा नाम कौन सा से हो गया? ये से हो गया पहला से। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। फिर है मूर्धा। ठीक है। मूर्धा का सूत्र था रीटू रसाणा मूर्धा। री का मतलब री, टू का मतलब टैवर्ग, और ये रीटू रसाणाम एक आ जाएगा रे, और एक आ जाएगा मूर्धन्य से। ये हो गई, इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। दंता हमें क्या था? लरी तुलसा नाम दंत है। लरी का उच्चारण स्थान, तू का मतलब तैवर्ग, और तुलसा नाम ले, और ये से। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। ठीक है। अब आगे पैवर्ग बता ही दिया। ठीक है। अब व्यंजनों में क्या बच गया? कैसे लेकर पैवर्ग तक 25 वर्ण आ गई। फिर ये रे ले व 25 4 29 आ गए। फिर से है 29 4 33। टोटल व्यंजन होते हैं
33 सब का उच्चारण स्थान बता दिए। ये पंचम वर्ण दोबारा लिखे गए हैं, कै वर्ग के अंदर भी हैं और फिर से अलग से भी इनका उच्चारण स्थान है। तो टोटल व्यंजन आ गए, व्यंजनों का उच्चारण स्थान आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों की। पहला सूत्र था अकु है विसर्जनम। ए का मतलब है ए और ए। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। फिर इचु ऐसा नाम तालु। ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। ठीक है, फिर मैं लिखा ऋतु रसाणा मूर्धा। तो यहाँ री का मतलब छोटी री और बड़ी री दोनों हो गए। तो यहाँ हो गया ऋतु रसाणा मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा हो गया। लरी तुलसानाम दंता, एक बची लरी। क्या बची? लरी। लरी का उच्चारण स्थान क्या होगा? लरी का उच्चारण स्थान होगा दंत ओष्ठ। उपद्यमानीय नाम। तो ऊ का मतलब हो गया छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाएंगे कंठ तालु। कंठ तालु में मैंने बताया था कंठ तालु दो उच्चारण स्थान ए प्लस ई मिलके ए बनता है और ऐ का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। कंठोष्ठ में क्या होगा? ओ और औ, दो हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्वर कितने होते हैं? 13। सबका अलग अलग उच्चारण स्थान हमने लिख लिया। ठीक है, और कुछ ध्वनि हमने बताई थी उपदमानीय ध्वनि, वो उसमें अलग से आ जाएगी। जैसे हम लिखेंगे उपदमानीय वर्ण हम लिख देंगे प, ये अलग है व्यंजनों में और इस प्रकार से लिखा जाएगा और ये आ जाएगा फ। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से हमें आंसर देना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो च वर्ग का सम्मिलित रूप से आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा उच्चारण स्थान इचु ऐसा नाम तालु है। क्या आ जाएगा? इचु ऐसा नाम है तालु है। फिर आगे ये च वर्ग का ही पंचवर्ण है, अलग से पूछा गया है तो ये का उच्चारण स्थान अलग से पूछा जाएगा। तो हमें लिखना होगा यहाँ नासिका। ठीक है, नासिका हो गया। फिर है री का उच्चारण स्थान क्या होता है? री का उच्चारण स्थान है क्या होता है? तो री स्पेशल आपको बताया ऋतु रसाणा मूर्धा। तो री का उदाहरण होगा, आपको उत्तर लिखना होगा मूर्धा। ठीक है, फिर आगे पूछा गया है पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? उपदमानीय नाम ओष्ठव। तो पै वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ है। क्या हो जाएगा? ओष्ठ है। ठीक है, फिर है ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ का उच्चारण स्थान आपको बताया था ए प्लस ऊ मिलके बना। ए का होता है कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? सॉरी, ये बनेगा कंठौष्ठ है, संधि कर देंगे, वृद्धि संधि, कंठौष्ठ है। ठीक है, फिर आगे है ए ऐ का उच्चारण स्थान। ए ऐ का उच्चारण स्थान करेंगे तो बात वही है, ए और ऐ ए प्लस ई से मिलके ए बना। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु है। तो ये हो जाएगा कंठ तालु है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा नासिका। सूत्र मैंने बताया था नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, फिर है लरी का उच्चारण स्थान क्या होता है? लरी का उच्चारण स्थान क्या होगा? लरी का उच्चारण स्थान होगा, जैसे सूत्र हमने पढ़ा था लरी तुलसा नाम दंत है। तो लरी का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत है। क्या हो जाएगा? दंत है, क्योंकि लरी का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? दांतों को। फिर आगे आ गया वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? वह मैंने सूत्र बताया था वकारस्य दंतोष्ठौ। वकारस्य दंतोष्ठौ यानी दंतोष्ठ दो बताए गए हैं, क्योंकि वह का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है और साथ में हमारे दोनों होठ भी स्पर्श करते हैं। तो इनका सम्मिलित रूप से हो गया दंतोष्ठ है। क्या हो गया? उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।